Good afternoon students, welcome to Luthra English classes. We are going to start today's topic that is tense. टेंस शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम देखें तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से हुई है। टेम्पस शब्द का अर्थ टाइम होता है। टेम्पस शब्द का अर्थ टाइम होता है, टाइम मीन्स समय। लेकिन टेंस का अर्थ क्या होता है? काल होता है। टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रामर से रिलेटेड है, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है टेंस शब्द का कॉन्सेप्ट। और टाइम जो है वह जनरल आपके समय की बात करता है, जिस समय में हम कार्य करते हैं। लेकिन जब हम ग्रामर को पढ़ते हैं तो हमें टेंस का अध्ययन करना जरूरी होता है। टेंस शब्द के बारे में हमने देखा, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टेंस is that form of verb. Tense is that form of verb which shows time of an action. टेंस क्रिया का ही वह रूप है जो किसी भी कार्य के समय को शो करता है, दर्शाता है। तो टेंस वर्ब का ही एक फॉर्म होता है। इस वर्ब शब्द को देखते हुए प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि टेंस में मेन जो रोल है, मेन जो पार्ट है, किसका दिखाई दे रहा है? वर्ब का है। तो वर्ब इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टेंस। तो डेफिनेशन और क्रिएशन देखा हमने। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्यारे बच्चों, मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार टेंस 2 प्रकार के ही माने गए हैं। फ्यूचर को टेंस नहीं माना जा रहा है क्योंकि फ्यूचर टेंस मॉडल बेस है। फ्यूचर टेंस मॉडल के ऊपर आधारित है और ये मॉडल्स इमेजिनेशंस, पॉसिबिलिटीज पर डिपेंड करता है, संभावनाओं पे डिपेंड करता है, कल्पनाओं पे डिपेंड करता है। इसलिए फ्यूचर को टेंस में मॉडर्न इंग्लिश में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। क्लास 10th में भी ग्रामर का जो बुक है उसमें भी फ्यूचर को टेंस के रूप में नहीं बताया है, लेकिन पढ़ाया गया है, पढ़ा जा रहा है, इसको पढ़ाते हैं क्योंकि हम कल्पनाएं करते हैं। मॉडल का हमें स्टडी करना होता है, इसलिए इसका भी हमें अध्ययन करना होगा। मोस्टली आपके टेंस 2 प्रकार के माने गए हैं मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ईच टेंस। ईच टेंस हैज अगेन 4 पार्ट्स। प्रत्येक टेंस के भी 4 भाग होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 पार्ट होते हैं बच्चों। हम इनको अच्छे से क्लियर करते हैं पहले और इन्हीं से ही चारों टेंसों की पहचान को देखेंगे। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से तीनों टेंस में 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट की पहचान करें तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में ता, ते, ती को हम ध्यान में रखेंगे। इसको ध्यान में रखना है, ता, ते, ती को। कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे, इसको हमें ध्यान में रखना है। हम बहुत ही कम समय में बहुत कुछ देखेंगे। परफेक्ट का मतलब होता है यहाँ पर चुका, चुकी, चुके, चुका,
चुकी, चुके। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है से रहा, से रही और से रहे। ये इसके मुख्य पहचान है। अब हम टेंस के साथ इसको ऐड करेंगे। पहला हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहचान क्या होगी? ता है, ती है, ते है। क्यों होगी? क्योंकि प्रेजेंट के सभी वाक्यों में हम लास्ट में है, हूँ का प्रयोग करते हैं। तो ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट की तरफ चले तो पास्ट का हमें इंडिकेशन क्या याद रखना है? था, थे, थी। था, थे, थी। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ता, था, ती, थी, ते थे। प्रेजेंट और पास्ट का हम ले रहे हैं पहले। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ चलें। रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस रहा था, रही थी, रहे थे। अब चलते हैं परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट की बात करें, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के साथ जोड़ो। से रहा है, से रही है, से रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान देखें, इसके साथ जोड़ेंगे। अब से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ये प्रेजेंट और पास्ट के सभी भाग की पहचान हुई। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर की पहचान हम करें तो क्या लिखेंगे? अपन को क्या लिखना होगा? गा, गे, गी। गा, गे, गी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट गा, गे, गी। वह खाना खाएगा, मैं बाजार जाऊंगा, वह खाना खाएगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में चले तो कंटिन्यूअस में जोड़ेंगे तो क्या होगा? होगा, होगी, होंगे। होगा, होगी, होंगे। इसको ऐड करना होगा तो क्या बनेगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। परफेक्ट की तरफ चले, फ्यूचर में ऐड करें तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ बढ़े तो क्या होगा? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों ये तीनों टेंस के सभी पार्ट की पहचान हुई। अब हम चलते हैं वर्ब की साइड, क्योंकि हमने आपको बताया वर्ब का मेन रोल होता है। तो वर्ब का रोल क्या है, वर्ब की बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों टेंस के आधार पर वर्ब दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज फिनिट वर्ब, सेकेंड इज नॉन फिनिट वर्ब। टेंस के वर्ब को पढ़ने के लिए हमें इसको अच्छे से देखना है। फिनिट वर्ब क्या होती है? वह क्रिया जो कर्ता से या सब्जेक्ट से अफेक्टेड नहीं होती, जो सब्जेक्ट से अफेक्ट होती है, कर्ता से अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। सब्जेक्ट इसको प्रभावित करता है और ये सब्जेक्ट से अप्रभावित होती है। नॉन फिनिट वर्ब कर्ता इसको प्रभावित नहीं करता है, लेकिन फिनिट वर्ब जिसे सब्जेक्ट प्रभावित करता है। फिनिट वर्ब भी दो फॉर्म में होती है, V1, V2। नॉन फिनिट वर्ब भी तीन फॉर्म में होती है, V3, V4, V5। V1 को बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। V3 को परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये इनके नाम हैं, इनके बारे में डिटेल में और भी आगे पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में। V2 जो है वो भी पार्टिसिपल ही है, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं।
और V5 को टू इन्फिनेटिव कहते हैं, टू इन्फिनेटिव कहते हैं। ये इनके नाम है। बेयर इन्फिनेटिव इसलिए कहा है क्योंकि ये V1 में टू के विदाउट है, इसमें टू नहीं लगाया जाता है। आपको हम एग्जाम्पल बताएंगे। क्रिया है आपकी एक EAT ईट, EAT ईट, और सेकंड फॉर्म होती है इसकी ATE एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन, फोर्थ फॉर्म होगी ईटिंग, फिफ्थ फॉर्म होगी टू ईट। कंटिन्यूस जहाँ आ जाता है वहाँ पे क्रिया में ING लगता है। कंटिन्यूस जहाँ भी आ जाता है वहाँ क्रिया में ING लगता है। तो ये ईट है और ईट में SES लगाने पर क्या बन जाता है? ईट्स बन जाता है। ईट प्लूरल वर्ब है, ईट प्लूरल वर्ब है, ईट्स सिंगुलर वर्ब है। एट सेकंड फॉर्म हो गई। अब हमें इनका यूज देखना है, किस तरह से यूज करते हैं। V1 ईट और ईट्स जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है ये बेयर इन्फिनेटिव है और इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में V1 का बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा V1 का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को छोड़कर, ध्यान से सुनो, सिंपल सेंटेंस के अलावा अन्य वाक्यों में यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इस हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V1 में SES का प्रयोग किया जाता है और पास्ट इंडेफिनिट में अन्य वाक्यों में, यानी कि कौन से वाक्य? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में V1 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट में V1 का प्रयोग होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में जिसकी हमें पहचान देखी, गा, गे, गी, इसमें भी V1 का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया आपका बेयर इन्फिनेटिव। हम अब चलते हैं V2 की तरफ। V2 अकेले एक ही टेंस में काम आती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सी क्रिया? क्रिया की सेकंड फॉर्म। केवल और केवल एक टेंस में ही काम आती है, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में। क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के ही परफेक्ट में काम आती है। चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे आपका पास्ट परफेक्ट हो, चाहे आपका फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब V3 ही आएगी। नेक्स्ट V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें ING लगा हुआ है, मैंने पहले बताया कंटिन्यूअस में ING का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग कंटिन्यूअस में होता है। कंटिन्यूअस के अलावा आपका एक टेंस और है, कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी V4 का प्रयोग किया जाता है। ये आपके वर्ब का यूज हो गया अकॉर्डिंग टू योर टेंस। टू इन्फिनेटिव, टू के साथ V1 का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग स्पेसिफिक मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, बल्कि टू इन्फिनेटिव किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, टू वर्क इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अब टू वर्क सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। ऐसे ही हम आपको बताएं, टू ईट हेल्दी फूड is best for our health. To eat
खाना, ये मैंने स्टार्टिंग में यूज कर लिया, ये सब्जेक्ट के स्थान पर है। तो कहने का मतलब टू इन्फिनेटिव जो वर्ब है, वी फिफ्थ जो है, वो सब्जेक्ट के रूप में काम आ सकती है। एक एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट के रूप में, आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू ईट फ्रूट्स। तो इस सेंटेंस में ये जो टू ईट आ रहा है मेन वर्ब तो नहीं है, बट ये ऑब्जेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। मैं खाना चाहता हूँ, बट क्या? फ्रूट। तो व्हाट का जवाब मिल रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ये हो गई, हमने अभी देखी वर्ब की बात की, कौन से टेंस में कौन सी वर्ब लगाई जा रही है। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, अब हम हेल्पिंग वर्ब लिखने जा रहे हैं। इसी फॉर्म के अंदर हेल्पिंग वर्ब को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ते हैं देखिए। V1 में हेल्पिंग वर्ब अपन बात करें तो क्या आएगा? डू डज आता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए होता है। डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए होता है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड। ये बच्चों हेल्पिंग वर्ब हैं। अभी हम बात कर रहे थे मेन वर्ब की, अब मैं बात कर रही हूँ हेल्पिंग वर्ब की, ऑक्सिलरी वर्ब की। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक ही वीडियो में पूरे टेंस आपको समझ में आए। तो हम सहायक क्रियाएं देख रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, पेयर इन्फिनेटिव है ये भी, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाई जाती है। इसका सेकंड फॉर्म डिड होता है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। इसकी थर्ड फॉर्म डन होती है, बट यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। ये डन हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती। हेल्पिंग वर्ब आपकी डू डज और डिड ही है, ये मेन वर्ब ही होगी परफेक्ट में, क्योंकि डू जो क्रिया है एक्चुअली सहायक क्रिया और मेन वर्ब दोनों के रूप में कार्य करती है। ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। हमें उसको देखना होगा, समझना होगा कब ये हेल्पिंग वर्ब है और कब ये मेन वर्ब है। तो इसकी डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इसको कंप्लीट करने चल रहे हैं। डू का फोर्थ फॉर्म डूइंग होगा और टू इन्फिनेटिव टू डू होगा। आपका एक वर्ब होता है बी, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की। डू प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, इसलिए हमने डू की बात की। अब हम बी की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर। बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज वर। इज एम आर बी की फर्स्ट फॉर्म है और ये कंटिन्यूअस टेंस में आती है। कौन सा कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो वाजबर कहाँ आएगा? पास्ट के ऊपर लिखा है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वाजबर पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है और बीन का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है, लेकिन कहाँ होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कौन सा टेंस में? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बी के बाद हम बात करेंगे हैव की। हैव और हैज ये फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम आ रही हैं और ये सहायक क्रियाएं हैं। कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। इसका पास्ट फॉर्म होता है हैड और ये चलता है पास्ट परफेक्ट में। अभी हमने बीन बताया है ना आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो इसको हम यही लिखते हैं। कैसे? वैसे हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड हैड। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो क्या बन जाएगा? हैज़ बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और हैव का फिफ्थ फॉर्म हैविंग और फिफ्थ फॉर्म टू हैव। फोर्थ फॉर्म हैविंग, फिफ्थ फॉर्म टू हैव। ये हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट और पास्ट के हिसाब से। मेन वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई,
बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट की देख ली, पास्ट की देख ली, तो अब हम फ्यूचर की भी एक बार देख लेते हैं। फ्यूचर में इंडेफिनिट में विल आता है या शैल आता है। बच्चों ये मॉडल्स हैं, मॉडल्स बेस हैं, इसलिए कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, और इन मॉडल्स को सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। थर्ड आपका है परफेक्ट टेंस। बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं बच्चों। परफेक्ट फ्यूचर का, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो विल हैव बीन, अभी हमने बताया बीन जो थर्ड फॉर्म है वो फ्यूचर टेंस में परफेक्ट में लगाई जाती है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो सभी टेंस की पहचान देख ली, सभी टेंसेस की वर्ब देख ली, सभी टेंस की हमने हेल्पिंग वर्ब देख ली। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से पहले फॉर्मूला देखें। सब्जेक्ट आता है पहले, फिर वर्ब आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपके अदर्स रिमेनिंग पार्ट, एडवर्ब्स वगैरह। इसमें एडवर्ब्स भी होती हैं। एडवर्ब्स का टॉपिक थोड़ा लेंदी है, उसको नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। केवल आज हम सभी टेंस की मेन जो चीज़ें हैं, मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने जा रहे हैं। पहला सेंटेंस मैं आपके सामने लिखती हूँ। मैं खाना खाती हूँ। तो मैं आपका सब्जेक्ट है, वर्ब खाती, ता है, ती है, ते है, पहचान इंडेफिनिट, कौन सा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ऑब्जेक्ट फूड, ऑब्जेक्ट की पहचान। क्रिया से आप क्वेश्चन करें मैं क्या खाती हूँ, आंसर आ रहा है मैं भोजन खाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ। तो खाना आपका ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों, ये आपकी वर्ब हो गई। फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। आई आपका सब्जेक्ट है जो प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। वह खाना खाती है। इस टेंस में आपको ध्यान रखना है, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हम पढ़ रहे हैं उसमें एस या ईएस लगाया जाता है। कब? जब आपका वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अब आपका जो वह है सिंगुलर है, तो शी ईट, अब ईट में मेरे को क्या लगाना होगा, एस लगाना होगा। शी ईट्स फूड, क्यों लगाया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। नियम आपके सामने लिखा मैंने, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, कौन सा सब्जेक्ट होने पर, सिंगुलर होने पर। वह मुझे पढ़ाती हैं, यहाँ पर भी एक नियम और निकल के आ रहा है। सब्जेक्ट देखो शी टीच, यहाँ नियम क्या है बच्चों, सी एच आ रहा है, तो मुझे एस नहीं लगाना, क्या लगाना है, ई एस। सी टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाती है। सी एच डबल एस एस एच ओ एक्स जेड है, तो ई एस लगाए, ये इसका नियम है। अब यहाँ सी एच आ रहा है तो क्या लगाया, ई एस लगाया। शी टीचेज मी, तो सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा रहा है। ये सेंटेंस बनाने का एक मेथड है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। मैं खाना पका रही हूँ, मैं खाना पका रही हूँ। आई एम
कुकिंग फूड। रहा है, रही है, रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और आई के साथ एम का ही प्रयोग होता है, फिक्स है, और V4 का प्रयोग किया जा रहा है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आई एम कुकिंग फूड। वे खाना खा रहे हैं। वे, दे आर ईटिंग फूड। तो इसका इंग्लिश क्या बना? दे आर ईटिंग फूड। दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर का प्रयोग किया जा रहा है। इसको मुझे पास्ट में चेंज करना है तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ आपका क्या आ जाएगा? थी, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा? वॉज। मैं खाना पका रही थी, आई वॉज कुकिंग फूड। ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। और इसको हटा दे और इसको भी हटा दे, यहाँ लिख दे थे। वे खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग फूड। ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें। मैंने खाना खाया। आ ई ए की ध्वनि, या मैं खाना खाता था। खाता था कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। आई एट फूड। आई एट फूड, यहाँ किसका प्रयोग कर रहे हैं? क्रिया की सेकंड फॉर्म का, क्योंकि ये पास्ट की पहचान है। खाता था, ती थी, ते थे, या फिर आ ई ए की ध्वनि, आ ई ए की साउंड होती है। इसी को मैं फ्यूचर इंडेफिनिट में ले जाऊँ तो क्या बनाएंगे? मैं खाना खाऊंगा। मैं खाना खाऊंगा। आई शैल ईट फूड। आई शैल ईट फूड। गागेगी यानी कि विल और शैल, आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल। V1 का प्रयोग यहाँ पर भी आप देख सकते हो। यह है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल। कंटिन्यूअस का हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें, मैं पढ़ा रही होंगी। मैं पढ़ा रही होंगी तो क्या बनेगा बच्चों? आई शैल बी। यहाँ हम देख रहे हैं शैल बी लगा रहे हैं। पढ़ा रही होंगी, टीचिंग। पढ़ाना को क्या बोलते हैं? टीचिंग। टीच में आईएनजी का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि रहा, रही, रहे हो तो आईएनजी लगाया जाता है। तो इंडेफिनिट हो गया और कंटिन्यूअस हो गया। अब चलते हैं परफेक्ट की तरफ। वह घर आ चुका होगा। आ चुका है, पहले प्रेजेंट परफेक्ट लेते हैं। चुका है, चुकी है, चुके, प्रेजेंट परफेक्ट। ही अभी बताया, हैज हैव का प्रयोग होगा। कम थर्ड फॉर्म लगाई है यहाँ पे। कम की थर्ड फॉर्म कम होती है। घर, कम टू होम। ही हैज कम टू होम। वह यहाँ आ चुका था या वह यहाँ आया था। चुका था या फिर क्या ले सकते हैं? आया था। तो क्या बनेगा? था आ रहा है बच्चों, हैड कर देंगे। अब प्रेजेंट को पास्ट में बदल दिया। हैज का पास्ट हैड होता है तो क्या होगा? ही हैड कम हियर, यहाँ। वह घर जा चुका होगा। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है। क्या बनेगा? ही विल हैव गॉन टू होम। यहाँ विल हैव हो गया और क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई। ये है आपका परफेक्ट। ये आपका क्या है? परफेक्ट। अब रहा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा। वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस
2 o'clock। यहाँ क्या देख रहे हैं, हैज़ बीन लगाया जा रहा है और आईएनजी लगाया जा रहा है और यहाँ पे सिंस लग रहा है। एक वाक्य और देखो, वह 2 घंटे से खेल रहा था। अब यहाँ देखो हम क्या बना रहे हैं, ही हैड बीन, क्यों लगाया, क्योंकि था आ रहा है, पास्ट में चला गया। ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब देखने की बात यहाँ है, यहाँ 4 आ रहा है या सिंस आ रहा है, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है और 4 का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। अगर इसको हम फ्यूचर में ले जाएं तो क्या बन जाएगा फिर, वह सोमवार से पढ़ा रही होगी। अब यहाँ होगी आ रहा है, देख लें आप अंतर, यहाँ होगा लिख दिया गलती से है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ हैज़ बीन, यहाँ हैड बीन और यहाँ क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। ही विल हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे, सिंस मंडे। अब यहाँ सिंस लगाया क्योंकि सोमवार निश्चित है और निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, 4 का प्रयोग करते हैं। तो प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा है, हैज़ बीन हो गया, यहाँ पास्ट की बात कर रहा है, यहाँ हैड बीन हो गया, और यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहा है, विल हैव बीन हो गया। यहाँ पर भी आईएनजी है, इसमें भी आईएनजी है, इसमें भी आईएनजी है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाया जाता है। सिंस और 4 में क्या अंतर है ये देख लें एक बार। निश्चित समय हो, निश्चित टाइम दिया हुआ हो, सर्टेन टाइम दिया हुआ हो, तो सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्ड्स, दिनों के नाम, डेज नेम, ईयर्स, डेट, तारीख, मंथ्स नेम, महीनों के नाम, इन सब के लिए सिंस लगता है। मॉर्निंग, इवनिंग, इनके लिए सिंस लगता है। और जो अनिश्चित समय जैसे हार्स, घंटे, डेज, ईयर्स, मंथ्स, इस तरह का टाइम दिया हुआ हो तो क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। ये है सिंस और 4 का अंतर। इस तरह से आज के सेशन में हमने देखा टेंस के टाइप्स, टेंस के विषय में जितना हम टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते थे आपको देने की कोशिश की है। अब बाकी फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।